Hello my dear friends, welcome on my YouTube channel. How are you? I hope you are enjoying the videos. If you like the video, give the feedback in the comment section. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर. तो आई एम आकांक्षा सिंह. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र and I had qualified both NET and SRF. So let's start the video. Question number 1. The RDA of a protein ICMR, जो ICMR की जो RDA 2010 में जो RDA दी है उसके अकॉर्डिंग RDA of a protein for lactating mother 0 to 6 month की जो lactating mother है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे ऑफ प्रोटीन. तो सबसे पहले RDA क्या होता है? RDA इज़ द रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंसेस. मीन्स कितना डाइट्री न्यूट्रिएंट आपको रिकमेंडेड है, कितना डाइट्री न्यूट्रिएंट आपके लिए सफिशिएंट है इन अ डे. एस्टिमेट करता है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पर डे कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. मीन्स गुड हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के लिए एक दिन में प्रॉपर कितना न्यूट्रिएंट, कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंसीडर्ड है, एस्टिमेट किया गया है कि इतना न्यूट्रिएंट आपके लिए necessary है. So options are 55 gram per day, 74 gram per day, 78 gram per day and 68 gram per day. The correct option is 74 gram per day. जो lactating mother है 0 to 6 month उसको चाहिए 78 gram per day. जो pregnant woman है उसको चाहिए 78 gram per day. Pregnancy में because at the time of pregnancy fetus is growing, fetus is developing, so the development of fetus सेल्स वगैरह तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो करेक्ट सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये टोटल है 14. तो इसमें से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो है ऑप्शंस आर कंटिन्यूटी, गाइडिंग, रिम्यूनरेशन एंड फॉरवर्ड लुकिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज रिम्यूनरेशन. जो रिम्यूनरेशन का मीनिंग होता है वो ये होता है कि लाइक जो डेली वेजेस वाले वर्कर होते हैं जो डेली काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो फिर उनको काम के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है. तो जो वर्कर काम कर रहा है उसके काम के लिए डेली उसको पैसे देना इज़ रिम्यूनरेशन. और जो 14 और जो प्रिंसिपल्स हैं वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, यूनिटरी कमांड, यूनिटरी डायरेक्शन, डिसिप्लिन एंड सबऑर्डिनेट गोल अगेंस्ट इंडिविजुअल गोल एंड और भी है 14 है. तो आप चाहते हैं कि अगर इन 14 वीडियो पे अगर आप डिस्कस एंड डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं ये चारों 14 प्रिंसिपल्स को लेके एक वीडियो आपको फिर देती हूँ. नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILGWU. फुल फॉर्म ऑफ ILGWU क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज this. International Ladies Garment Works Union is the correct option, full form of ILGWU. Food seals are used in options are hospital and patient tray services, airline catering, restaurants and cafeteria. मेनली जो फूड सील्स हैं वो यूज़ होती हैं रेस्टोरेंट्स में. इस टाइम अब कैफेटेरिया में भी यूज़ होने लगी है, बट पहले से जो यूज़ हो रही हैं वो रेस्टोरेंट्स में. फूड सील्स जो फूड को प्रोटेक्ट करती हैं, फूड को सेफ रखती हैं. द नेक्स्ट इज the psychological study of a single case is termed as. Options are longitudinal approach, holophatic approach, normatic approach and idiographic approach. The correct option is idiographic. Idiographic is the Greek word. This means single or one. Idio means single or one. तो यहाँ पे सिंगल केस का स्टडी है तो idiographic. अभी बाकी 3 क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच. ओके जब आपको किसी मीनिंग वर्ड का मीनिंग नहीं है पता है या कुछ, तो कोशिश करो कि उसको ब्रेक करके. लॉन्ग एंड ट्यूडिनल. लॉन्ग मीन्स ज़्यादा, मीन्स बड़ा, ट्यूडिनल मीन्स टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए जो यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी को भी एज के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी करना है कि किस एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, एज चेंज हो रहा है तो कितने कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं. लाइक इन्फेंसी है, टॉडलर है, एडल्ट है, मिडिल एज, फिर ओल्ड एज, तो हर एक एज के अकॉर्डिंग उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो उसके लिए सबसे पहले इन्फेंसी में जो सैम्पल सेलेक्ट करेंगे तो इन्फेंसी में उनके करेक्टरिस्टिक देखेंगे. वही सेम सैम्पल
पूरी लाइफ में वही सेम सैंपल स्टडी करेंगे, तो ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस मीन्स एक सेक्शन में कई सारे टाइप के लोग, उनको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। उसमें भी पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करनी है कि एज के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल है। तो उसमें टाइम लिया, उसमें टाइम की लिमिटेशन, टाइम लिया 5 ईयर्स। तो 5 ईयर में पूरी लाइफ स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जब सैम्पल सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ सारे स्टेजेस के सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक इन्फेंसी के, फिर एडल्ट के, टॉडलर के, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर एक ग्रुप के सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यूसली सारे सैम्पल पे स्टडी करेंगे, तो टाइम कम लगेगा। उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। होलोफ्रेस्टिक अप्रोच, फ्रेज मीन्स लैंग्वेज। होलोफ्रेस्टिक, जब बच्चा स्टार्ट करता है बोलना तो क्यूइंग, बैबलिंग, देन होलोफ्रेटिक, एक होलोफ्रेस्टिक फेज आता है, मीन्स एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, मीन्स एक एक वर्ड को बोलना, फिर उसको मिक्स करना, उसको फिर कंबाइन बोलना, दिस इज एक्विजिशन, इसको बोलते हैं होलोफ्रेटिक अप्रोच। देन आता है नॉर्मेटिक अप्रोच। नॉर्मेटिक मीन्स नॉर्म्स, वैल्यूज़, स्टडी ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए बेस्ट फिट हों, उनको बोलते हैं नॉर्मेटिक अप्रोच। द नेक्स्ट इज मिड लाइफ ट्रांजिशन इन विच फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड ब्रिंग्स एन एंड टू reproductive capacity in women and diminished fertility in men is called, options are menarche, spanarche, menopause and climacteric। जो क्लाइमेट्रिक, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लाइमेट्रिक, मीन्स जो मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोसेस है, इसका एंडिंग स्टेज इज क्लाइमेट्रिक। यहाँ पे बोला भी गया है कि डिमिनिश्ड ऑफ फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन इज कॉल्ड क्लाइमेट्रिक। अभी देखते हैं ये बाकी ऑप्शन से क्या है। मेनार्की मीन्स फर्स्ट एक्रेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द प्यूबर्टी स्टेज ऑफ फीमेल। स्पर्मार्की मीन्स बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इन मेल। मेनोपॉज मीन्स decline in the productive hormone or stoppage of menstrual cycle is menopause। so next is ये है textured filament। जो textured filament yarn बनाने के लिए कौन सा मेथड है जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी मीन्स हीट की आवश्यकता, हीट की ज़रूरत नहीं होती है, वो है एयर जेट मेथड। उसमें एयर के थ्रू उसमें जो टेक्सचर को इम्पार्ट करते हैं थ्रू एयर जेट, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी जो फॉल्स ट्विस्ट, क्रिम्प गियर अप, नाइफ एज, इन सब में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब के एक्सप्लेनेशन में जब क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व हो जाएगा पूरा, उसके बाद एक मैं वीडियो दूंगी, उसमें जो भी ये हिंदी के टर्म्स हैं इन सबको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके एक नया वीडियो दूंगी आपको। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग grants protection to an entrepreneur from anyone else making, using and selling the identified innovation। लाइक इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल है, वो है रिसर्चर का। किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया कुछ इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट, अच्छा, और उसने रिसर्च किया बट किसी और ने उसकी रिसर्च यूज़ कर ली, तो इसको रोकने के लिए कि उसकी कोई और, उसकी रिसर्च को कोई और यूज़ ना करे, उसके लेकर आते हैं यूटिलिटी पेटेंट। मीन्स जो भी रिसर्चर ने जो रिसर्च की है उस रिसर्च को उसकी परमिशन के बिना कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, दिस इज़ यूटिलिटी पेटेंट। यही दिया पे यहाँ पे कि जो उसने रिसर्च की है उसकी परमिशन के बिना उसकी आइडेंटिटी को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। देन इंटरनेशनल पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट, दे बोथ आर रिलेटेड टू प्लांट। जो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी, जो भी कोई नया सीड या कोई वैरायटी, कुछ नया वैरायटी डेवलप हुआ है, तो जिसने उसको डेवलप किया है, जिस इंस्टीट्यूट ने, फार्मर ने, साइंटिस्ट ने, तो वो उस वैरायटी का पेटेंट कराते हैं कि उनके अलावा ये वैरायटी कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो उनकी परमिशन। देन आता है डिज़ाइन पेटेंट। किसी ने कोई मॉडल बनाया या कुछ नया डिज़ाइन बनाया, तो उस डिज़ाइन को कोई और यूज़ ना करे। लाइक फ़ोन है, फ़ोन की कोई नया डिज़ाइन आया, कुछ नया मॉडल बनाया, तो उसको वो पेटेंट कराते हैं कि अगर कोई दूसरी कंपनी ये डिज़ाइन बना रही है तो उससे उनको, जिसने पहले बनाया है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, कॉपीराइट टाइप। द नेक्स्ट इज द HbA_C level above which
अ पर्सन इज डायग्नोज्ड एज डायबिटिक. डायबिटिक कौन सा लेवल है जिस पे पर्सन डायग्नोज किया जाता है कि वो डायबिटिक है? द करेक्ट ऑप्शन इज 6.5% और मोर देन 6.5%. ये HbA1c इज अ हीमोग्लोबिन, जो शुगर, ये हीमोग्लोबिन है जो शुगर के साथ अटैच करके, लिंक करके, अब ये हीमोग्लोबिन है, ये शुगर के साथ अटैच कर रहा है तो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज करेगा. जब ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पर्सन इज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़. द नेक्स्ट इज, इसमें दिया है कि कौन सा एक मानव संसाधन है, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स, टाइम इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि टाइम सबको लिमिटेड मिलता है, 24 आवर्स इज़ द लिमिटेड टाइम, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स है. देन व्हाट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट विच मिल्क स्टार्ट कोआगुलेशन. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसपे मिल्क जो है कोआगुलेट होना स्टार्ट कर देता है इस 4.6. ये एक परफेक्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जिसपे मिल्क कोआगुलेट होना स्टार्ट कर देता है, मीन्स लाइक पनीर बनाना. देन जब मिल्क से जो पनीर बनाते हैं तो कोआगुलेशन पॉइंट है 4.6 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. द नेक्स्ट इज, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज. देखो बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं. यहाँ पे दिया है रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो सिंपली ये रूरल डेवलपमेंट के लिए होगा. तो क्वेश्चन में भी बहुत कई बार क्वेश्चन में आंसर्स आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाते हैं. द नेक्स्ट इज, a psychologist determined that Rita, a 15-year-old age, was appropriate in the cognitive domain because capable of. एक 15-year-old गर्ल है या बॉय जो भी है, रीता, वो उसका प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है. देन व्हाट आर द फंक्शंस, क्या है जो वो आराम से परफॉर्म कर सकता है. देन द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन इज 4th 1, 3 and 4. इवेल्युएटिंग द लॉजिक ऑफ प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस जो भी प्रपोजिशंस है उन्हें लॉजिकली इवेल्युएट कर सकता है. टेस्टिंग हाइपोथेसिस विदाउट कंक्रीट सिचुएशन, मीन्स अगर सिंपली हाइपोथेसिस है तो उसको इवेल्युएट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है. ऑपरेटिंग एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को कुछ फंक्शनल, कुछ मीन्स टेक्निकल वर्क है अगर, उसको भी ऑपरेट कर सकता है. तो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है, एक पियाजे की एक थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, तो उस पर बेस्ड है. उनकी स्टेजेस थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन. बहुत बार होता है कि हमको ये सीक्वेंस याद नहीं रहता है, तो सेंसरी का S, प्री ऑपरेशनल का P, देन कंक्रीट ऑपरेशनल का C, देन फॉर्मल ऑपरेशन का F. तो SPCF इज़ अ नेमोनिक्स. आप SPCF करके या कुछ और नेमोनिक्स है आपके पास, कोई और ट्रिक है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने किस ट्रिक से याद किया है. मैंने तो इससे ही याद किया कि SPCF is the first word of the every stage is the mnemonics. The next is, some anomalies associated with incorrect division of the sex chromosomes are Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome and XXX syndrome. जो ये डाउन सिंड्रोम है ये क्रोमोसोम 21 एबनॉर्मेलिटीज़, जो 21 क्रोमोसोम पे जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो रिलेटेड होती है इंटेलेक्चुअल IQ डेवलपमेंट से. डिले ऑफ IQ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. यहाँ पे इंटेलेक्चुअल है तो क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसको कट डाउन कर दो. देन द लेफ्ट जो बचे ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर 3, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, XXX सिंड्रोम. क्लेनफिल्टर सिंड्रोम इज X, X and Y, मीन्स मेल में एक X का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम. देन टर्नर सिंड्रोम में X एंड O, एब्सेंट ऑफ 1 क्रोमोसोम, इनकम्प्लीट और 1 एक क्रोमोसोम मिसिंग है. तो ये भी जब क्रोमोसोम मिसिंग है तो सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई. देन XXX सिंड्रोम, ये कोई फीमेल है उसमें प्लस एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है. सो ये क्लिनफिल्टर, टर्नर एंड XXX आर द chromosomal abnormality, sex chromosome abnormality. The next is, the government guideline for a good infant care program include the following. Options are an age appropriate
play material, indoor and outdoor environment clean and safe, trained caregivers. All caregivers must have a smartphone so they can contact parents, good television program for children. अगर इन्फेंट है तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा, तो ये होगा कि उसकी जो इन्फेंट है उसकी एज के अप्रोप्रिएट प्ले मटीरियल्स हों. इन्फेंट्स हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो उनमें इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो जो आउटडोर इंडोर इन्वायरमेंट है वो सेफ़ और क्लीन हो. और जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ, वो ट्रेनर जो है केयर गिवर्स वो ट्रेंड होने चाहिए, वो चाइल्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है उसको समझ सकें. तो दीज आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. स्मार्टफोन होना कोई ज़रूरी नहीं है, और टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ये भी ज़रूरी नहीं है. द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द रेट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे. रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स जो ओल्ड सब पुराने मेथड्स हैं जो बहुत पहले से यूज़ होते चले आ रहे हैं. डुप्लीकेट सैम्पल मेथड, 24 आर डाइटरी रिकॉल, फूड बैलेंस शीट, वेटमेंट मेथड एंड डाइट हिस्ट्री. So dietary 24 are dietary recall, food balance sheet and diet history. ये तीनों मेथड बहुत पुराने से यूज़ होते आ रहे हैं. तो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजिंग इज एसोसिएटेड विद चेंज इन मैनी बॉडी फंक्शन विच इंक्लूड. ऑप्शंस आर sarcopenia, increase in BMR, decrease in BMD, dysgeusia, increase in BMD. BMD is bone mass density and BMR is basal metabolic rate. जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये जब ओल्ड एज या एजिंग की एज में ये डिक्रीज़ होने लगता है, तो ये गलत हो गया. इंक्रीज इन BMD, तो बोन मास डेंसिटी भी डिक्रीज़ होने लगती है, तो sarcopenia, decrease in BMD and dysgeusia. This is the second is the correct option. Sarcopenia means physical inactivity. जो physical activity है वो कम हो जाना. लाइक जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उनके देखो हाथ वगैरह पे देखो तो उनकी स्किन लूज होने लगती है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो लूज़ होने लगते हैं, जिससे एक्टिविटी डिमिनिश होने लगती है. डिक्रीज इन BMD, बोन मास डेंसिटी है वो भी कम होने लगती है. एंड डिस्ग्यूसिया मीन्स टेस्ट अल्ट्रेशन, टेस्ट का नहीं आना. इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो जिंक डिस्ग्यूसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द नेक्स्ट इज व्हेन अ हाउस इज बिल्ट फॉर द पर्पज ऑफ बिकमिंग अ होम, completion of the outer cell does not necessarily qualify it for that purpose. Which of the following facility in the house contribute towards making in a home? इसमें कहा गया है कि आपने कोई घर बनवाया है, उसके बाहर से बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है बट घर के अंदर में फिनिशिंग नहीं है, तो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हाउस को होम में बनाती हैं. तो ऑप्शंस आर फिनिशिंग ऑफ वॉल, मीन्स ऑफ सप्लाइंग वाटर, डैम्पनेस, equipment for controlling temperature, horizontal circulation. So correct options are finishing of wall, means of supplying water, equipment for controlling temperature. So first, second and fourth. First is the correct option. The next question is ये है three of the most theories that rest on the belief that human behavior is shaped by predictable process of learning are. Options are Pavlov's theory, Skinner's theory, Bandura's theory, Jung's theory. जो कार्ल जंग थी उनकी जो थ्योरी थी वो थी साइको एनालिटिकल थ्योरी. तो यहीं से ये एलिमिनेट कर दो जिसमें फोर्थ ऑप्शन है. द लेफ्ट इज सेकेंड. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड हैं. पैल्वो की थी क्लासिकल कंडीशनल एंड स्किनर की थी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी. एंड हाँ, अगर आप थ्योरीज़ पे भी एक डिटेल क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम थ्योरीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आती हूँ. Which of the following step will a family adopt while facing crisis for managing the finances that they have a sudden incur due to their children's education? लाइक कोई फैमिली है उसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी पहले से ही, देन उसके बाद में जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन
कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो कैसे क्राइसिस को मैनेज करेंगे। ऑप्शंस आर बोरोइंग मनी एवरी मंथ, एडिशनल पार्ट टाइम इनकम, बजट मेकिंग बाय हाउस होल्ड प्रोडक्शन, अवॉइडिंग यूज ऑफ सीजनल फूड प्रोडक्ट्स। सो इसमें यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बोरो मनी एवरी मंथ नहीं होगा, क्योंकि वो हर महीने अगर किसी से पैसे उधार ले रहे हैं या कहीं से बोरो कर रहे हैं तो वो ये तो उनके ऊपर डेप्ट होता जाएगा, उनके ऊपर कर्ज आता जाएगा, तो इससे मनी क्राइसिस सॉल्व नहीं होगी। तो ये एंड देन अवॉइडिंग यूज ऑफ सीजनल फूड प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है। वो सीजनल फूड्स थोड़े सस्ते मिलते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इससे वो पैसे सेव कर सकते हैं। जो सीजनल वेजिटेबल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड फूड्स जो भी हैं वो लेके वो पैसे सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑप्शन जिसमें है उसको एलिमिनेट करते हैं। फिफ्थ है, इसको एलिमिनेट किया, फर्स्ट है एलिमिनेट किया, फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों है एलिमिनेट किया। द ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख, एडिशनल पार्ट टाइम इनकम, वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे एक्स्ट्रा जहाँ से पैसे मिल सकें। बजट मेकिंग मीन्स वो पूरे मंथ का बजट बनाएंगे कि उनको कहाँ कहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत की हैं जहाँ पे वो पैसे स्पेंड करें। देन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें यूज़ करें। द नेक्स्ट इज स्पाइसेस दैट हैव एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट दैट आर aniseed, turmeric, asafoetida, nutmeg. The correct option is turmeric, asafoetida and nutmeg. Fourth is the correct option. जो टर्मरिक है, एसाफोइटिडा, नटमेग, इनमें एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग कल्चर प्रोसेस। ऑप्शंस आर लैंग्वेज, प्राइमरी कोऑर्डिनेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। तो प्राइमरी कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन मीन्स मोटर एक्टिविटी, तो इसका लैंग्वेज से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है लिसनिंग से। तो लेफ्ट जो बचे आंसर ऑप्शन है वो लैंग्वेज, क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। मीन्स आप जहाँ पे भी, जहाँ किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, किस एरिया में आप जो लर्नर्स हैं उनको कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ की अगर आप नेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। देन क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो लिसनर्स के कितनी यूज़ की है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं है या इनकम्प्लीट है, ये इफेक्ट करता है। देन आता है नॉन वर्बल बिहेवियर, मीन्स आप बोल कुछ रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज साइंस कुछ और आ रहे हैं, मीन्स आप बोल पॉजिटिव रहे हो, बॉडी आपके नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर इज द करेक्ट, ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। कौन से फैक्टर हैं जो कैंसर के डेवलप होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। ऑप्शंस आर BMI इज मोर देन 30 kg/m², फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको यूज, हाई कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लो फाइबर डाइट, हाई कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे, देखो जो ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, ये तो रिस्क को बढ़ाता नहीं है, लाइक जो फिजिकली एक्टिव होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनसे डिजीज़ उनसे दूर रहती है, मीन्स जल्दी वो बीमार नहीं होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। हाई कंजप्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल जो ज़्यादा लेते हैं तो उनका भी इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स करता है और वो हेल्दी रहते हैं। तो ये सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जिसमें है उसको एलिमिनेट करते हैं। देखो इसमें है ये फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है, इसमें भी सेकेंड एंड फोर्थ ये भी एलिमिनेट। तो बचा के कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो जो BMI अगर 30 से ज़्यादा होगा मीन्स ओवरवेट हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं, तो कैंसर के लिए कॉज करेगा। टोबैको यूज़, आप देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल, कभी भी आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाओ तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दिखाते हैं कि टोबैको इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, कॉज कैंसर्स, तो ये भी कैंसर का कॉज है। लो फाइबर डाइट, हाई कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड मीट, वो प्रोसेस्ड मीट हो या प्रोसेस्ड फूड हो, एनी प्रोसेस्ड फूड अगर आप अमाउंट से ज़्यादा ले रहे हो, एक लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं, तो इट विल कॉज टू कैंसर रिस्क। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स रेट obtained in a questionnaire based survey research is usually due to the combined effect of
जो अगर कोई सर्वे करना है तो उसके लिए जो आप क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं या क्वेश्चन सर्वे कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं. द ऑप्शंस आर सैम्पलिंग मेथड अडॉप्टेड, SPSS एनालिसिस, लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर, रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं, कोई आइडिया नहीं है तो सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ो कि यहाँ पे पूछा है सर्वे. ठीक है, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पे दिया है SPSS एनालिसिस. सर्वे और एनालिसिस एक साथ तो नहीं होते हैं, पहले सर्वे होगा देन एनालिसिस होगा, तो इसको तो ऐसे ही कट कर दो. सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड इसमें है कट हो गया, सेकंड इसमें है कट हो गया, एंड सेकंड इसमें भी है, ये भी कट हो गया. तो बचा कौन सा ऑप्शन? 1, 3 एंड 4. सेकंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सैम्पलिंग मेथड मीन्स आप अभी आप सर्वे करेंगे या डाटा कलेक्शन करेंगे तो कोई ना कोई सैम्पलिंग मेथड तो यूज़ करेंगे. सिस्टमैटिक है, रैंडम सैम्पलिंग है, तो सैम्पलिंग मेथड क्या है. देन लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर, अगर क्वेश्चनेयर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा तो रिस्पोंडेंट बोरिंग फील करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे, तो लेंथ को भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो. देन रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि आपका टॉपिक जो भी रिसर्च का है वो किसी की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं या कल्चर है उसको हर्ट ना करे, उसके थ्रू उस पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना जाए, तो टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स. द नेक्स्ट इज as compared to a non-pregnant, non-lactating adult woman, the RDA of the following nutrient are increased for a lactating women. जो non-pregnant है कोई woman, non-lactating, non-pregnant, तो उसकी RDA में और जो lactating woman है उसकी RDA में क्या डिफरेंस होगा. तो ऑप्शंस आर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन एंड विटामिन सी. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4th. आयरन को छोड़ के बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो लैक्टेटिंग वुमेन की हैं वो इंक्रीज़ करती हैं. कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन सी. कैल्शियम इंक्रीज़ करता है 1200 mg हो जाता है इंक्रीज़ करके. विटामिन इंक्रीज़ करके 950 माइक्रोग्राम हो जाता है. प्रोटीन इंक्रीज़ करके 78 ग्राम पर डे हो जाता है. एंड विटामिन सी इंक्रीज़ करके 80 माइक्रोग्राम पर डे हो जाता है. तो 4th इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज़ the qualities of a source as per Berlow's model of communication. जो Berlow model of communication है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ऑप्शंस आर कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, नॉलेज, एटीट्यूड. तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. अब कम्युनिकेशन मॉडल है तो कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए. अब किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे. देन एटीट्यूड, कि आप जिसको कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपके रिसीवर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो पर्सनालिटी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. जो बर्लो का मॉडल है वो किस पे काम करता है? वो सेंडर, मैसेज, चैनल एंड मीन्स सोर्स. ये सोर्स क्या है? मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. सोर्स मीन्स सेंडर. ये एक लीनियर मॉडल है. बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन SMCR मेथड पे काम करता है. The next is ये which of the following criteria are used in evaluating a design. किसी भी डिज़ाइन को evaluate करने के लिए कौन से क्राइटेरिया वर्क करते हैं? The honesty, individuality of design, qualification of design, arrangement of design elements and discounts. तो ऑनेस्टी होना चाहिए कि जो भी आपके लिए काम कर रहा है वो आपकी इंडस्ट्री के लिए है तो वो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो. देन इंडिविजुअलिटी ऑफ डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो इंडिविजुअल होंगी, यूनिक होगी तो लोग उनको पसंद करेंगे. देन अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स, जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं लाइक लाइन, कलर, टेक्सचर, फॉर्म, जब उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, अच्छे से अरेंजमेंट होगा तो अच्छी डिज़ाइन बनेगी, यूनिक डिज़ाइन बनेगी. तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज द जिंक इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फॉलोइंग फंक्शन इन द बॉडी. जिंक किन किन फंक्शन के लिए एसेंशियल होती है? सो अभी लास्ट में एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जिंक इज़ फॉर टेस्ट इक्विटी, इसको बोलते हैं डिस्ग्यूशिया. देन उसके बाद जिंक रिस्पॉन्सिबल हेल्प करती है स्केलेटल डेवलपमेंट में एंड वुंड हेलिंग में. तो फर्स्ट 3 एंड 4, सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के एसेंशियल होती है तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा. देन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आयरन एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है. तो
यहाँ से भी आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे अगर आपको सारे डेफिनेशंस, सारे मीनिंग्स नहीं है पता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रूम की जो थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन यूजेस टर्म्स सच एज, ऑप्शंस आर सेंस ऑफ अचीवमेंट, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, डिजायर्ड आउटकम, एक्सपेक्टेंसी, ग्रोथ एंड वैलेंसी। सो जो ब्रूम की थ्योरी में जो यूज़ होते हैं टर्म्स वो हैं ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटेलिटी, डिजायर्ड आउटकम, एक्सपेक्टेंसी एंड वैलेंसी। The next is, you have accidentally stained your dress with lipstick. Which of the following reagent can be used to remove the stain? Options are acetone, glycerine, benzene, petrol, methylated spirit. So second is the correct option. Benzene, petrol and methylated spirit is used for removing the stain of lipstick. The next is, a number of programs have been used to improve work process. They include BEP, STS, SOP, ISO 9000, SPC and JIT. तो ये इसमें एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि देखो, एक तो BEP इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल, SOP इज़ फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल दोनों प्रोग्राम परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, तो लेफ्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। STS, ISO 9000, SPC एंड JIT जस्ट इन टाइम, दीज आर द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वर्क को इम्प्रूव करने में और हेल्प करते हैं। देन टू गिव अ इल्यूजन ऑफ हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड हु इज़ शॉर्ट। कोई आपका फ्रेंड है, उसकी अगर हाइट कम है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, कैसी ड्रेस? कंट्रास्टिंग कलर्स एंड कफ्स, सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर, स्टोव पाइप पैंट्स, पैच पॉकेट्स। अब कंट्रास्ट कलर होगा तो जब जहाँ से भी कंट्रास्टिंग कलर एंड कफ्स होंगे तो वहाँ पे एक हार्मनी नहीं होगी, एक वहाँ पे ब्रेकेज लगेगा कि अच्छा हाँ हाफ पोर्शन अलग है, हाफ पोर्शन अलग है, तो वहाँ से ब्रेकिंग का इफेक्ट आएगा। मीन्स एक यहाँ पे हाइट कम लगेगी। तो सिंगल कॉलम पूरा अगर ड्रेस एक कलर का है तो एक यूनिक लाइन आप मीन्स एक यूनिक लेंथ, इससे लेंथ इफेक्ट आता है। पॉइंटेड कॉलर्स, लॉन्ग डीप कॉलर्स, ठीक है। स्टोव पाइप पैंट्स लाइक प्लाजो लाइक पैंट्स। तो ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर्स एंड स्टोव पाइप पैंट जो है ये हाइट को मीन्स इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि हाइट ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज कॉमनली यूज बेड टाइप्स इन स्विंग मशीन आर फ्लैट बेड टाइप, पोस्ट बेड, ऑब्लॉन्ग बेड, सिलेंड्रिकल बेड एंड बक बेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लैट, पोस्ट एंड सिलेंड्रिकल बेड। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद भी होते हैं, एक होता है रेज्ड बेड, एक होता है साइड बेड, ये भी यूज़ किए जाते हैं ये सिविंग मशीन में। सो द नेक्स्ट इज असर्शन रीजन है। असर्शन इज गॉर-गम फ्रॉम क्लस्टर बीन कैन रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। हाँ, ये जो गम होता है ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। एंड रीज़न इसका दिया है कि ये तो करेक्ट है। द रीज़न दिया है द विस्कोसिटी ऑफ जेल हेल्प इन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को नहीं इंक्रीज करते हैं, ये मॉइस्चर और वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा? तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज, ये भी असर्शन रीज़न है। असर्शन इज द टेम्परेचर मेजर on a centigrade scale is an example of interval scale. In an interval scale, the order of value is important and significant, but the difference between the category is not really known. देखो, इंटरवल स्केल पे सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेज़र करते हैं। हाँ, 0 सेंटीग्रेड हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठीक है, ये इसको मेज़र करते हैं, तो ये तो सही है, असर्शन इज़ करेक्ट। देन दिया है कि वैल्यू इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होती है, ये भी सही है, इसमें सारी वैल्यूज़ हमें क्लियर पता है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ पता हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरी इज़ नॉट रियली नोन।
बट हमें तो डिफरेंस भी पता है ना, 0 to 10 के बीच डिफरेंस, 10 to 20 के बीच डिफरेंस। अगर यहाँ पे 30 डिग्री आएगा तो 20 to 30 का डिफरेंस। तो जो इंटरवल स्केल होती है उसकी वैल्यूज़ जो हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू के बारे में पता होता है, एंड उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में पता होता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आर इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट इज given below are two statement, one labeled as assertion, okay, and second is reason. Assertion, finding of a research based on a large sample size of population being studied can always be generalized to the whole population. Sample size does not ensure representativeness, मीन्स एक बार अगर आपने किसी लार्ज सैम्पल पे सर्वे किया तो उसको हमेशा हर एक पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सैम्पल साइज डज नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस, हमेशा जो भी सैम्पल साइज है ज़रूरी नहीं कि जो भी आपने पॉपुलेशन लिया था उसको रिप्रेजेंट करे। तो ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। द चैलेंज नेक्स्ट इज असर्शन रीजन, ये भी है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 53, द चैलेंज इन द हेल्थ केयर इन इंडिया एट प्रेजेंट ड्यू टू न्यूट्रिशन ट्रांजिशन आर बोथ टू कॉम्बैट अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इंडिया में वो अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन बोथ की है। हाँ, देन द रीजन जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इंडिया इज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। सो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ओवर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन दोनों प्रॉब्लम है, और जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इस टाइम इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन मीन्स यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये भी सही है। ठीक है, द नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये भी असर्शन एंड रीजन है। तो देखते हैं क्या है। मेन्यू इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एलोन कंपोनेंट ऑफ द फूड सर्विस यूनिट। The reason is it is necessity systematic planning procedure which include continuous evaluation of meal. हाँ, ये देखो मेन्यू कंसीडर किया जाता है कि इम्पॉर्टेंट है फूड सर्विस इंस्टीट्यूट के लिए, बट अलोन सिर्फ मेन्यू ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये गलत है। मेन्यू नेसेसरी है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ मील, ये सही है। मीन्स ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी असर्शन रीजन है। देयर इज अ हायर इंसिडेंस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन द अर्ली एज। द फर्स्ट 6 years आर क्रिटिकल पीरियड फॉर इमर्जेंस ऑफ सर्टेन कैपेसिटीज एंड डिप्राइवेशन रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हायर इंसिडेंस जो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए इंस्टीट्यूशन में रहे हैं या जो ज़्यादा इनको अच्छा लॉन्ग मीन्स उनकी लर्निंग जो है, जो जिनको अगर इंस्टीट्यूशन या अर्ली एक्सपोजर नहीं मिला है तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। द फर्स्ट 6 years आर क्रिटिकल पीरियड, ये सही है, बट इसका ये नहीं है कि अगर 6 years में उनको कुछ नहीं मिला है तो उनकी जो उनके कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिप्राइव होंगी या उन पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी नेक्स्ट जो लेफ्ट पार्ट है पेपर का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको प्रिंसिपल्स पे एंड थ्योरीज पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।